नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी 25 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से बाइलिंगुअल प्राप्त होगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहली खबर, भारत रूस ने सैन्य तकनीक सहयोग पर 22वीं कार्य समूह बैठक में रक्षा संबंधों को मजबूत किया। आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीक सहयोग आयोग यानी IRIGC M&MTC के तहत सैन्य तकनीक सहयोग पर रूस एवं भारत कार्य समूह की 22वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह जगह महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा उत्पाद सचिव, जो कि भारत की ओर से थे, राजीव कुमार तथा रूस की ओर से वोइत्सेव ने की। इस आयोग के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। रक्षा सहयोग समझौता 2021 से 2031 के लिए 6 दिसंबर 1921 को नई दिल्ली में उद्घाटित भारत रूस 2+2 वार्ता के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। 2000 में स्थापित IRIGC M&MTC संरचना भारत और रूस के मध्य सैन्य एवं सैन्य तकनीक सहयोग की देखरेख करती है। इसमें 2 कार्य समूह और 9 उप समूह शामिल हैं, जो विभिन्न सैन्य तकनीकी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा विज्ञान संस्था को सहायता देने के लिए BHU और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लाभ IMS BHU को विश्व स्तरीय संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। अगली अपडेट खेल क्षेत्र से है, जहां रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। इस अपडेट में महत्वपूर्ण बात इसके आयोजन स्थान से संबंधित है, जो कि येरेवान आर्मेनिया में हुआ। रितिका हुड्डा ने महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह दूसरी भारतीय महिला बनी है। ज्योति सिहाग ने महिलाओं की 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका ने महिलाओं की 68 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। वहीं पुरुषों की बात करें तो जयदीप ने 74 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। अगली चर्चा जापान से है, जहां जापान की सरकार ने $250 बिलियन के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है, जो कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। अगली अपडेट हमारे चर्चित पड़ोसी श्रीलंका से है, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। आप यहाँ राष्ट्रपति जी का चित्र भी देख सकते हैं। इन्होंने तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में यह पद धारण किया है। अगली खबर अल्बानिया से है, जिसने सिंगल यूरो पेमेंट एरिया यानी सेपा में शामिल हुआ है। इससे EU यानी यूरोपियन यूनियन की एकीकरण की संभावना को मजबूती मिली है, जो कि 2016 में ब्रेक्जिट के बाद से संकटों के घेरे में था। आइए इस खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बैंक ऑफ अल्बानिया यानी BOA द्वारा घोषित अल्बानिया आधिकारिक तौर पर सिंगल यूरो पेमेंट एरिया सेपा का सदस्य बना है। इससे अल्बानिया सेपा में शामिल होने वाला पश्चिमी बल्कन देशों में से एक बन गया है, जो यूरोपियन संघ
की सदस्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आइए अब इसके आर्थिक प्रभावों की भी चर्चा करते हैं। 1 जनवरी 2025 से अल्बानिया और यूरोप के बीच धन हस्तांतरण के लिए कोई वित्तीय लागत नहीं आएगी, यानी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके द्वारा यूरो की सीमा पर भुगतान लागत में 5 गुना कमी आने की उम्मीद है। इससे अल्बानियाई अर्थव्यवस्था को सालाना 20 मिलियन यूरो यानी 20.8 मिलियन यूएस डॉलर की बचत होने की उम्मीद है। इसके अन्य फायदे हैं भुगतान प्रक्रिया में तेजी, पर्यटन, व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बेहतर अवसर। अगली महत्वपूर्ण खबर, केंद्र ने नौकरियों और कौशल अंतर विश्लेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है विश्व बैंक द्वारा आपके दरवाजे पर नौकरियां। इस रिपोर्ट के फोकस क्षेत्रों की बात की जाए तो स्कूल आधारित कौशल के माध्यम से सेवाओं, कृषि, विनिर्माण, आईटी क्षेत्र में संभावित नौकरी के अवसर की पहचान करता है तथा स्कूली स्तर नौकरियों को जिला विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए कौशल अंतर विश्लेषण भी करता है। एक अगली खबर, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी एनआरआई 2024 में शीर्ष पर है, वहीं भारत की इसमें रैंकिंग 49वीं है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया शीर्ष 10 देशों में से केवल 2 एशियाई देश हैं जो क्रमशः दूसरे और 5वें स्थान पर हैं। फिनलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम प्रमुख स्थानों पर रहते हुए यूरोपीय रैंकिंग में हावी रहे। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो इसकी रैंक 49वीं है, निम्न मध्यम आय वाले देशों में दूसरी, केवल वियतनाम 45वीं से पीछे है। अगली चर्चा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दिए गए सुझाव से संबंधित है, जहां नीति आयोग ने कोकेन कोयले को महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया है। एक अन्य खबर डिजिटल क्षेत्र से संबंधित है, जहां यूपीआई 123 पे के लिए लेन-देन सीमा में वृद्धि की गई है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन-देन सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। इससे फीचर फोन उपभोक्ताओं अर्थात जिसमें इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है, उन्हें फीचर फोन कहा जाता है, उच्च मूल्य वाले डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। आइए अब यूपीआई 123 पे के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं, जहां यूपीआई 123 पे एक ऐसी सेवा है जिसे फीचर फोन उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। यह निम्न विधियों का उपयोग करके डिजिटल भुगतान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहली सुविधा है आईवीआर यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसके तहत उपभोक्ता लेन-देन पूरा करने के लिए वॉइस आधारित सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। दूसरा तरीका मिस्ड कॉल का भुगतान एक विशिष्ट नंबर डायल करके और फोन कट कर शुरू किया जाता है। इसके अंतर्गत एक अन्य सुविधा ओईएम ऐप पर आधारित है। भुगतान के लिए फीचर फोन पर इंस्टॉल किए गए यह एक विशेष प्रकार का ऐप है। एक अन्य ध्वनि आधारित प्रौद्योगिकी भी है। भुगतान डेटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आइए इस महत्वपूर्ण खबर को हम एक प्रश्न के माध्यम से भी समझ लेते हैं, जहां भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा घोषित यूपीआई 123 पे के लिए नई लेन देन सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 10,000 रुपए।
चलिए अब वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की, जहां पहला क्वेश्चन नवंबर 2024 में 2024-25 के कार्यकाल के लिए फिक्की के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन अग्रवाल जी ने। सेकंड क्वेश्चन है नवंबर 2024 में आरबीआई द्वारा आयोजित ग्लोबल साउथ के केंद्रीय बैंकों के उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन का विषय क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग सिरिंजेस। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2024 में भारत और स्वीडन की सह अध्यक्षता में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का 6वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाकू। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल का उद्घाटन किया। संक्षिप्त नाम विजन में दूसरा आई क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन। आइए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर, जहां वर्ष 2022 और 2023 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए कितने युवा कलाकारों को नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 82 कलाकार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेसिफिक नेम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के साथ अन्य कौन से खेलों का आयोजन हुआ? यह VIMP क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आपको याद होगा कि ओलंपिक गेम्स के साथ भी पैरालंपिक गेम्स का आयोजन होता है, तो उसी तर्ज पर ये गेम्स भी आयोजित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? यह खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्मेनिया। अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। हाल ही में मालदीव के साथ यूपीआई और रुपए कार्ड की सेवाओं को भी शुरू करने से संबंधित समझौता हुआ था, तो आप वो भी याद रखिएगा। प्रोग्राम के अंतिम भाग में आइए चर्चा करते हैं जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जहां पहला प्रश्न है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी किस लिपि में लिखे जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 4, भगवत गीता तो भारतीय संस्कृति का खालिस्तान है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भगवत गीता तो भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न है। क्वेश्चन नंबर 5, अंधा युग किस विधा की रचना है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 मैथ से रिलेटेड है, जहां 8321 में जोड़े जाने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ताकि योगफल 15, 20, 24, 27, 32 और 36 से पूर्ण तरह भाज्य हो है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेडियो का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था सबसे पहले? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1923। क्वेश्चन नंबर 9 एक सीरीज के रूप में दी गई है। अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो अनुक्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर भरा जा सके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये चर्चा करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। निम्नलिखित को छोटे से बड़े के तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 मगरमच्छ, 2 छिपकली, 3 व्हेल, 4 मक्खी और 5 बंदर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4, 2, 5, 1, 3। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें टॉप गैलेंट एकेडमी के साथ। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।